हाय गाइज, आज के इस वीडियो में हम लुसेंट कंप्लीट सीरीज का पार्ट 1 होगा, जो कि हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। पहले हिस्ट्री ख़त्म होगा, फिर ज्योग्राफी ख़त्म होगा, उसके बाद पॉलिटी ख़त्म होगा। इस तरह से कंप्लीट लुसेंट जीके ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हिस्ट्री के चैप्टर 1 से। सबसे पहले दिया गया है भारत का इतिहास। जान लेते हैं भारत के इतिहास के बारे में। दिया गया है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है। यदि इसे आप एक बार सुन भी लेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। तो आगे दिया है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट में दिया गया है भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। आगे है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं तीसरा आधुनिक भारत। अर्थात भारतीय इतिहास जो है उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे फिर नोट दिया गया है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरियस को जाता है, जिनका जन्म 1638 एडी में हुआ था और मृत्यु 1760 एडी में हुआ था। आगे दिया है प्राचीन भारत। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। इसमें पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अर्थात प्राचीन जो भारत हैं उसमें कौन कौन सा स्रोत कहाँ कहाँ से आए हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जहाँ पे कंप्लीट लुसेंट जी के सीरीज चलने वाली है। तो आगे दिया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलते हैं आगे। दिया गया है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्राचीन भारत में धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिलती है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट में दिया गया है भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास को माना जाता है। वेद का जो संकलन करता है वो है वेद व्यास। आगे है वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष्य मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसके संग्रह को हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। आगे है, इसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित मिलाकर के 1028 सूक्त होते हैं। एवं इसमें जो ऋचाएँ होती है वो होती है 10,462। एक बार फिर से ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे है, इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कहने का मतलब ये कि ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है और इसके 9वें मंडल जो हैं जो कि देवता सोम को समर्पित है। देवता सोम के बारे में 9वें मंडल में बात की गई है और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ये कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल हैं उसमें वर्ण की बात की गई है और इसमें 4 वर्ण की बात की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे दिया गया है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर नोट में दिया है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। आगे दिया है, ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर कोष्ठ में है ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बीसी और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट अर्थात बिफोर क्रिस्ट बोल सकते हैं। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ईस्वी को हम ई लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में दिया गया है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद शश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि यजुर्वेद में
मंत्रों तथा बलि के समय के अनुपालन की बात की गई है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो बलिदान का वर्णन किस वेद में है? तो वो कहा गया है यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, अर्थात यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों की बात की गई है। आगे है फिर सामवेद। तो सामवेद की चर्चा करते हैं। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। शाम का मतलब होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट में दिया है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में कहा गया है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तो वो होता है अथर्ववेद। यहाँ पे दिया गया है ऊपर में पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र और सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। फिर आगे दिया है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आगे है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। तो ये सारा विवरण जो है वो अथर्ववेद में दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जादू टोना का संबंध किस वेद से है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। आगे कहा गया है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आगे है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट में दिया गया है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद को माना जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। तो वेद को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? 6 वेदांग की। पहला होता है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इसको फिर से दोहरा लेते हैं। पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। आगे दिया गया है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही
राजाओं की वंशावली पाई गई है। आगे है नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। आगे है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। तो स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो कहाँ पे स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण में। आगे दिया गया है जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? जाबालोपनिषद में। आगे है स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। आगे है नारद स्मृति, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे दिया गया है जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। तो बुद्ध की पूर्वजन्म की जो कहानी है वो कहाँ वर्णित है? तो वो है जातक में। आगे कहा गया है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। आगे है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा पुस्तक राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। और अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद द्वारा संरक्षित किया गया है। आगे दिया गया है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक के लेखक पाणिनि है। कहने का मतलब ये कि अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो हैं पाणिनि। आगे है कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि जो हम सुनते हैं, जो पतंजलि जो है वो आजकल एक फेमस कंपनी बन गया है औषधि वाली। तो ये पतंजलि वास्तव में जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे दिया गया है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ऑप्शन ए में दिया गया है यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक से जो प्रमुख जानकारी मिलेंगी अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है टेशियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेशियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा नंबर है हेरोडोटस, इससे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, आर्नेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण
अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। पॉइंट नंबर 4, मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पॉइंट नंबर 5, डायमेकस। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस कौन था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। पॉइंट नंबर 6, डायनेशियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के राज दरबार में कौन आया था, तो वो था डायोनीसियस। पॉइंट नंबर 7, टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। पॉइंट नंबर 8, प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक में? प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 9, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर दिया गया है बी, चीनी लेखक। ए में दिया गया है फाहियान। फाहियान एक चीनी लेखक था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन? फाहियान। 2 में दिया गया है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा दिया गया है हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किसकी प्रतिमा का पूजन किया है, तो वो हो जाएगा शिव और सूर्य की प्रतिमा का। आगे है हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4 में दिया गया है इत्सिन।
यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कौन आया था 7वीं शताब्दी के अंत में? तो उसका नाम है इत सिंह। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सी में दिया गया है अरबी लेखक। तो अरबी लेखक से जो स्रोत प्राप्त होते हैं अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक में दिया गया है अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा पॉइंट है इब्न बतूता। बात करते हैं अब हम इब्न बतूता की। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डी अन्य लेखक। तो अन्य लेखक के द्वारा जो साक्ष्य मिलते हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ए में दिया गया है तारानाथ। बात की जाए तो यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? तारानाथ ने। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा दिया गया है अन्य लेखक में मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे दिया है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पहले दिया गया है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो है उसके पितामह किसे कहा जाता है? कनिंघम को। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य के नाम मिलते हैं। आगे है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूतों होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में सबसे पहले किया गया है? तो वो है हाथी गुम्फा। आगे है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाले अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रहने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे दिया गया है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। आगे है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे दिया गया है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल
बुज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। तो प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। अरिकमेडु कहाँ पे हैं? पुदुचेरी के निकट हैं। नोट में दिया गया है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। आगे दिया गया है महत्वपूर्ण अभिलेख है। पहले दिया गया है अभिलेख और उससे संबंधित शासक के बारे में बात की गई है। तो पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। दूसरा दिया गया है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख, इसका संबंध रुद्रदामन से है। तीसरा दिया गया है नासिक अभिलेख, इसका संबंध गौतमी बलश्री से है। इसको रिपीट कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से और नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से। आगे है प्रयाग स्तंभ लेख, तो इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। और है ऐहोल अभिलेख, इसका संबंध पुलकेशन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख, इसका संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से। इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। आगे दिया है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से और देवपारा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से, भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। नोट में लिखा गया है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं इपिग्राफी। आगे दिया गया है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर की कला शैली जो है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। आगे है दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैशल शैली कहलाती है। आगे दिया गया है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। तो पंचायतन मंदिर क्या होता है? जब एक हिंदू मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है तो उसे कहा जाता है पंचायतन। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर, कहाँ पे है? खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। और लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट 1 था। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 और अन्य पार्ट भी लाते जाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।